चलिए बेटा, तो आज हमको करना है वेक्टर्स का लाइंस एंड प्लेन्स टॉपिक। देखो जी, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक 11 12 के जरा रिवाइज करते हैं, जिनकी हमको भी जरूरत पड़ेगी। 11 12 में बेटा आपने सेक्शन फॉर्मूला किया था, उसमें क्या किया था, ये हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और ये एक पॉइंट है x2 y2 और यहां पर कुछ x है जिसने इसको L इस टू M की रेशो में डिवाइड कर दिया। तो यहां से हम लोग x के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते थे। x का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला आता था Lx2 प्लस mx1, क्रॉस करते थे ऐसे Lx2 प्लस mx1 ओवर L प्लस M, ऐसा करते थे हम, और y के लिए भी ऐसे ही डिराइव होता था। ठीक है जी, दिस इज सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन फॉर्मूला को वन डायमेंशन में लेकर जा रहे हैं, यानी कि y वाले सारे कंपोनेंट में हटा रहा हूं, और ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला आ गया x के लिए। इसके बाद यहां पर थोड़ी सी इस फॉर्मूला में हम मैनिपुलेशन करते हैं, Lx2 ओवर L प्लस M अलग लिख लिया, mx1 ओवर L प्लस M अलग लिख लिया। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, L ओवर L प्लस M इंटू x2, ये सिर्फ x2 मैंने अलग लिख दिया है, M ओवर L प्लस M इंटू x1, ये अलग लिख लिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप एक चीज समझना बेटा, कि अगर अब मैं इसको थीटा बोल देता हूं तो ये होगा 1 माइनस थीटा। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 1 माइनस थीटा का मतलब 1 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू थी L ओवर L प्लस M। यहां से एलसीएम लिया, L प्लस M माइनस L ओवर L प्लस M। ठीक है जी, अब आप ये समझ गए होंगे, L से L कैंसिल एंड वी हैव M ओवर L प्लस M। मतलब अगर आप इसको थीटा बोलोगे तो ये दूसरा 1 माइनस थीटा बोला जा सकता है। इतनी बात समझ में आती है? चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो और अपने अपने कैमरास ऑन कर लो। तो ये सिंपली एक सेक्शन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। क्लियर है जी? चलो, अब इसके बाद आप ये देखो, बेसिकली ये जो मैंने लिखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू थीटा इंटू x2 प्लस 1 माइनस थीटा इंटू x1। ये क्या लिखा है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला है ये। अब आप एक चीज और समझ लो, यहां पर मैंने थीटा किसको बोला है, L ओवर L प्लस M को। न्यूमरेटर में L है, डिनोमिनेटर में L प्लस M है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मींस आप ये बोलना चाहते हो कि थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। दिस इज व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला, और क्या। अब बेटा इसको हम कई बार बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, और क्या है। और कल को आगे जाके इसी का नाम जेनसन्स इनइक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ये जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, ये है क्या, दिस इज नथिंग बट सेक्शन फॉर्मूला।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। अब आप ये देखो कि ये जो हम, कॉपी कर लो आप आराम से, ये जिसको हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोला, ठीक है जी, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली है क्या, आप ये समझना। देखो, मेरे पास कोई एक पॉइंट है x1 और कोई एक पॉइंट है x2, ठीक है जी। अब मैं थीटा की अलग अलग वैल्यू डालूंगा 0 से 1 के बीच में। मान लो मैंने डाला थीटा को 0.1, तो 10% एरिया इधर आ गया और 90% उधर चला गया, एक डॉट आ गया, 10% इधर, 90% दूसरी तरफ। अगर थीटा को मैंने डाला 0.2, तो 20% इधर और 80% उधर। थीटा को डाल दिया 0.5, तो इसका मतलब 50-50 बीच में आ जाएगा थीटा, ये पॉइंट, एक्स पॉइंट बीच में आ जाएगा ना, 50% इधर 50% इधर। तो फाइनली थीटा की जैसे ही आप अलग अलग वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको x1 और x2 के बीच में एक लाइन सेगमेंट ट्रेस हो जाएगा, सारे डॉट्स मिल जाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट ट्रेस हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है जी, लिखो एक बार आप जरा कि ये लाइन सेगमेंट ट्रेस कैसे हुआ, थीटा इंटू x1 प्लस 1 माइनस थीटा इंटू x2 से। लिखो जरा, इफ वी हैव टू पॉइंट्स x1 एंड x2, if we have 2 points x1 and x2, then their convex combination, then their convex combination, लिख लो क्या है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, थीटा इंटू x1 प्लस 1 माइनस थीटा इंटू x2। x1 x2 आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने आगे x1 लिख दिया, पीछे x2 लिख दिया, या पीछे x1 लिख लो आगे x2 लिख लो, कुछ भी। देन देयर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, that is theta x1 plus 1 minus theta x2 will trace out the line segment joining x1 and x2, will trace out the line segment joining x1 and x2। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आप समझो जरा, थोड़ा सा और इसको क्लियरली लिख लेते हैं। हमने कहा कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन x is equal to theta into b plus 1 minus theta into a, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। x1 x2 की जगह मैंने b और a लिख लिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। क्लियर है जी इतनी बात? चलो, अब आपने ये बोला कि सर ये जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी से हमको इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगा। ऐसा बोला था ना आपने कि इसी से इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं 1,2 एंड 3,1, और मुझे इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, तो याद करते हैं जरा, 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला किया था हमने 2 पॉइंट से, याद है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, याद है? स्लोप का क्या फॉर्मूला था बताओगे जरा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसा ही था। ठीक है, अब मैं यहां वैल्यू डालूंगा पूरी, मैं इसको x1 y1 कंसीडर कर लेता हूं और इसको x2 y2 कंसीडर कर लेता हूं।
So we have y minus y1 slope into x minus x1, y2 minus y1 over x2 minus x1। यहां से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में मुझे मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां तक करो और मुझे बताओ ये क्या। मेरे पास जो आंसर है दैट इज 5/2 माइनस x/2। चेक करो क्या ये ऐसा आता है क्या। आ रहा है ऐसा। चलो अब एक काम करते हैं जरा कि अभी आपने कुछ नया सीखा है कि ये वाला जो मेथड है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाला, इससे भी ट्राई करके देखते हैं क्या इससे भी इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है क्या। देखो सबसे पहले है बेटा x यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल है एक्स वाई, फिर थीटा इंटू एक पॉइंट बी, 1 माइनस थीटा इंटू दूसरा पॉइंट ए। ठीक है जी। तो पहले मैंने एक पॉइंट लिख लिया 3 1, ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट लिख लिया 1 2। तो यहां पर हमारा ए पॉइंट हो गया 1 2 और बी पॉइंट हो गया 3 1। ये इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर है। अब सुनो जी, एक मिनट कॉपी नहीं करो, मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट वाली रो ले रहा हूं पहले। x1 इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस 1 माइनस थीटा इंटू 1, इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू 1 थीटा प्लस 1 माइनस थीटा इंटू 2, इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में डालूंगा ताकि थीटा रिमूव हो जाए। ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस 1 माइनस थीटा, x इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 एंड थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/2। अब थीटा की इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 1 थीटा प्लस 1 माइनस थीटा इंटू दिस। ठीक है, करो एक बार जरा देखो क्या आता है। y is equal to theta प्लस 1 माइनस थीटा बाय 2। यहां से देखो हमको क्या मिलती है इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल, या सेकंड से फर्स्ट में डाल दो, जैसे भी करो। क्या ये 5/2 माइनस x/2 ऐसा आ रहा है? आ रहा है अर्चित भाई ऐसा? ठीक है, बाकी बच्चे कर लो। सर इसमें x2/2 वैल्यू पहले पुट करनी है थीटा के साथ। क्या क्या? जैसे हमने इसमें 3 1 पहले पुट किया थीटा के साथ, 1 2 भी कर सकते थे। कैसे भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी करो, सेम आएगा। हो गया जी ऐसा। तो अब आप ये देख लो कि क्या ये दोनों
सेम आ रही हैं, सेम आ रही है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन चाहे हम पुराने वाले फॉर्मूला से करें या नए वाले से करें, दोनों से आंसर हमारे सेम आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? चाहे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाला करो या पुराने जमाने का लाइन वाला करो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, चलो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम्हें आसान कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मुझे तो पुराने वाला ही आसान लग रहा है, वैसे पुराने वाला ही आसान लग रहा है ना? हाँ मुझे भी पुराना ही आसान लग रहा है। ठीक है, तो नया क्यों सीखना है जब पुराना ही आसान है, तो छोड़ देंगे। आप एक काम करो, आप मुझे एक बार ना एक इक्वेशन ऑफ लाइन बना के दिखा दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और मैं पॉइंट दे रहा हूं आपको 1 2 3 एंड दूसरा पॉइंट है 4 5 6। इक्वेशन ऑफ लाइन बना के दिखा दो इससे। मुझे तो मेथड 1 ही पसंद है वैसे, मुझे तो पर्सनली मेथड 1 पसंद है। हाँ जी, समझ गए? समझ गए प्रॉब्लम कहां है? मेथड 1 सिर्फ 2D में काम करता है, 3D में नहीं काम करता। जब तक हम 2D में हैं तब तक तो मेथड 1 बढ़िया है। मेथड 1 यूज करो या 2 यूज करो, 1 आसान है 1 ही करेंगे। लेकिन जैसे हम 3D में आ गए, अब मेथड 1 की तो ऑप्शन ही नहीं ना हमारे पास, तो अब हमको मेथड 2 ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, अब रुको जरा, ये मेथड 2 क्या था? मेथड 2 सर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाला था। क्या था बेटा? x इज इक्वल टू थीटा इंटू बी प्लस 1 माइनस थीटा इंटू ए, ऐसा था। तो ये पॉइंट आप ए अज्यूम कर लो, ये बी अज्यूम कर लो। x अब की बार 3D आ गया, तो x y z 3 हो जाएंगे वेरिएबल्स हमारे। बी पॉइंट मैंने लिख दिया 4 5 6, 1 माइनस थीटा इंटू ए पॉइंट है 1 2 3। यहां से मुझे मिला x इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 1 माइनस थीटा इंटू 1, y is equal to 5 theta plus 1 minus theta into 2, z is equal to 6 theta plus 1 minus theta into 3। यहां से सॉल्व करके x is equal to something, y is equal to something, z is equal to something आ जाएगा। करो एक बार जरा क्या क्या आता है, सिंप्लीफाई कर लो एक बार इसको। करो बेटा एक बार सिंप्लीफाई और बताओ क्या आता है। आगे 3 तो थीटा पहले प्लस 1 3 थीटा प्लस 2 3 थीटा प्लस 3। x इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस 1 फिर 3 थीटा प्लस 2 फिर 3 थीटा प्लस 3। ऐसा आ रहा है। चलो जी, ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप एक मिनट समझो जी, सर ये कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन हुई? भाई देखो, अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कुछ ऐसी इक्वेशन बना लें, से z इज इक्वल टू 4y प्लस 3x प्लस 100, कुछ भी ऐसा, इस तरह की जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। मान लो मैं आपसे कहता हूं अच्छा मुझे z की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर मुझे x भी बताओ, मुझे y भी बताओ, तब मैं आपको z बता सकता हूं। यही बात है ना हमेशा के लिए। इसको बोलते हैं बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक्सिस के लिए अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं।
और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे हमने यहां थीटा कर दिया। अब अगर मैं आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू बता दूं और बोलूं मुझे जेड की वैल्यू बताओ, मुझे एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो यहां पे। जबकि इस मेथड में क्या था, जेड एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है, एक्स वाई बताऊंगा तभी आप जेड बता पाओगे। ये बात समझ में आती है? तो ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसमें क्या होता है, हर एक्सिस के लिए अलग अलग इक्वेशन बनती है। ठीक है जी, इसमें आप 3D में जाओ, 4D में जाओ, ND में जाओ, कहीं पर भी जा सकते हो। इतनी बात अब समझ में आ गई आपको कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी यूज होगा, और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नथिंग बट सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? अब सुन बेटा, अब अगर हम अपनी रीडिंग्स देखें, अगर हम हैमंड खोलें तो उसमें हमको इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला नहीं गिवन। उसमें जो हमको फॉर्मूला गिवन है वो गिवन है x इज इक्वल टू a प्लस टी इंटू बी माइनस ए। अब ये क्या नई चीज है, एक बार देखते हैं जरा, सुनो। ये बताओ, क्या मैं थीटा की जगह t लिखता हूं अगर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा? थीटा की जगह t लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं, t इंटू बी प्लस ए इंटू ए माइनस टी इंटू ए। अगर मैं इसमें और इसमें से t कॉमन निकाल लेता हूं तो ये क्या बना बेटा, ऐसा। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हैमंड में लिखी हुई है। तो फाइनली अब हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हम यूज करा करेंगे हमेशा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला कहां से बना है, क्या है ये? सर कुछ नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, और कुछ थोड़ा ना लिखा है। क्लियर है बेटे कॉन्सेप्ट की कहां से उठा के कहां पर लेकर आए हैं इसको? तो दिस इज नथिंग बट सेक्शन फॉर्मूला। एक बार अब आप इसको कॉपी कर लो। अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है जी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं से नहीं डिराइव हुई है, सेक्शन फॉर्मूला को मैनिपुलेट किया। चलें जी आगे। अब सुनो जरा ध्यान से, मान लो हमको कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब फॉर्मली सुन लो रीडिंग्स के अकॉर्डिंग। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट हमको दे दिए, इनसे इक्वेशन ऑफ लाइन अब हमको बनानी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, समझना। ये फॉर्मूला लिखेंगे सीधा, जो कि हमको याद होगा, डिराइव नहीं करेंगे। हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए प्लस टी इंटू बी माइनस ए। हम देख लेंगे हमारे पॉइंट 2D हैं या 3D हैं। 3D है तो x y z आ जाएगा। ए पॉइंट हमने लिखा यहां पर 1 2 3। उसके बाद क्या है, b माइनस ए, b माइनस ए यानी कि 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 6 माइनस 3। तो पहली इक्वेशन बन गई 1 प्लस 3t। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 प्लस 3t। एंड तीसरी इक्वेशन z इज इक्वल टू 3 प्लस 3t। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। पेपर में हमको इसको ऐसे प्रेजेंट करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको कराया था वो बिल्कुल बेसिक था, आंसर सेम आ रहा था, लेकिन है ना, लेकिन पेपर में हमको ये इक्वेशन ऑफ लाइन डिराइव करके इससे करके दिखाना है ऐसे। और ये कहां से आई, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज नथिंग बट सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है जी इतनी बात? चल, हो गया कॉपी? अब सुनो जी आप ध्यान से, अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब भी हमको बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, हम ये लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। अब यहां समझना बेटा,
x इज इक्वल टू ए प्लस टी इंटू डी, इसको बोलते हैं डी। डी क्या है? b माइनस ए, वेयर d इज b माइनस ए, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर। अब यहां पर एक दो चीजें हमको नोटिस करनी होंगी, समझना जरा। पहला, अगर दो लाइंस की डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, डी वन डॉट डी टू इज जीरो, तो क्या होगा? अच्छा मुझे याद करके बताओ जरा। अभी लास्ट क्लास में हमने किया था, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर दो लाइंस की डायरेक्शंस सेम है तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और कंफ्यूजन कहां होगी ये बता देता हूं। 11th-12th में आप करके आए हो, परपेंडिकुलर लाइंस के केस में दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? m1 इंटू m2 -1। ठीक है जी, वो बेटे स्लोप की बात है, और ये यहां पे डायरेक्शंस की बात है, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये यहां कंफ्यूज मत करना। पेपर में कुछ बच्चे क्या लिखाते हैं? d1 इंटू d2 इज -1। लेफ्ट हैंड साइड उठाई वेक्टर्स की, राइट हैंड साइड उठाई नंबर्स की, और बना दिया नया फॉर्मूला। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना है आपने। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है जी, d1 डॉट d2 इक्वल टू जीरो होगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो, और सेम होगा अगर ये पैरेलल है तो। ठीक है जी, चलो इतनी बात अब आप समझ गए हो बहुत अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारा वेक्टर्स का लाइंस एंड प्लेन्स पेज 13 पर है, तो पेज 13 पे चलते हैं। देखो जी, एग्जाम्पल 1 हमको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट दिए, इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। ठीक है जी, सिंपल है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है तो बेटा आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू ए प्लस टी इंटू डी, यानी कि b माइनस ए। सिंपल सिंपल वैल्यू डालनी है, डाल दोगे? करो करो जी, फटाफट से कर दो ताकि हम काम की बातें और आगे कर सकें। तो x इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है 1 2 -1 प्लस टी इंटू बी माइनस ए, -1 0 -2 एंड 1 -1। तो यहां से मुझे x y z यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। x y z बोल दो या x1 x2 x3 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। बता देना फटाफट से क्या आ रहा है। बोलो आ गया क्या? बता दो। x इज इक्वल टू 1 - 2t, y इक्वल टू 2 - 2t, एंड z इक्वल टू -1 + 2t। ऐसा आ रहा है जी। चलो अब बी पार्ट, सेकंड पार्ट, यहां को सीखने को मिलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ठीक है, हमको बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब x इज इक्वल टू ए प्लस टी इंटू डी, डी इज बी माइनस ए। हमको क्या गिवन है? एक पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट गिवन था?
पॉइंट गिवन है 1 3 2 और एक कोई वेक्टर है, ये वेक्टर हमको गिवन है 0 -1 एंड 1, जो हमारी लाइन के पैरेलल है, उस वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है। अब आप समझो जी एक छोटी सी बात, x तो आ गया x y z, एक हमको पॉइंट चाहिए प्लस t इंटू एक डायरेक्शन चाहिए। एक पॉइंट तो हमको गिवन है यहां, वो हमने 1 3 2 यहां पुट कर दिया। क्लियर है इतनी बात? अब आप समझना बेटा, ये है हमारी लाइन और ये है कोई एक वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन है 0 -1 1, ये वेक्टर हमारी लाइन के पैरेलल है, तो हमारी लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 0 -1 1 सेम। अभी तो आपने बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है। ये बात समझ में आती है? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम होंगी, तो उसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम होगी, तो हम उसकी डायरेक्शन एज इट इज यहां कॉपी कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ठीक है जी, करो एक बार कॉपी और मुझे कंप्लीट करके बताओ कितना आ रहा है। क्योंकि वो हमारे पैरेलल है इसलिए उसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन सेम होती। हो गया जी यहां तक? बता दो एक बार कितना कितना आ गया। x is equal to 1, y is equal to 3 minus t, z is equal to 2 plus t. ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है जी यहां तक? चलो अब एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे एक बार, आप चाहे तो पढ़ लो तब तक। एग्जाम्पल 2 देखो जी, ये हमको कहता है अ लाइन इज गिवन बाय दिस, ये लाइन दी हुई है कोई हमको, शो दैट द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। चलो पहले लाइन एक बार कॉपी कर लेता हूं। लाइन है बेटा x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t, y इज इक्वल टू 4 प्लस 7t एंड z इज इक्वल टू 5 माइनस 5t। तो सबसे पहले कहता है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ये बता दो। 2 4 5। एक मिनट रुक जाओ जरा, ये बताओ पहले कैसे बताते थे 2D में कि ये पॉइंट इस लाइन पर है कि नहीं? पॉइंट को लाइन में पुट कर देते थे, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उस लाइन पर है, यही बात थी ना? बस वही करना है अभी भी। देखो ये एक्स वाई जेड पॉइंट है, हमने यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है इसमें और कुछ नहीं करना। एक्स को करेंगे 2 पुट, y को करेंगे 4 पुट और z को करेंगे 5। तो x y z मैंने तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहां से मुझे t की वैल्यूज मिलेंगी। अगर ये t की तीनों वैल्यूज सेम है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर है, अगर सेम नहीं है तो ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? सेम आनी चाहिए t की वैल्यू, 0 आनी चाहिए ऐसा रूल नहीं है। ठीक है जी, तो सेम आनी चाहिए। एक बार देखो जरा, बताओ कितना कितना आ रही है t की वैल्यूज? 0 आ रही है सर सबकी। t की तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है जी इतनी बात? ओके ठीक है भाई, आगे चलते। सेकंड में कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन वेक्टर।
इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? ठीक है भाई, डायरेक्शन वेक्टर के लिए तो हमें लाइन को उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जो x इक्वल टू टी प्लस डी वाला फॉर्मेट है, a प्लस टी डी वाला। x इज इक्वल टू a प्लस टी डी, तो ये हो गया x y z। ऊपर लाइन को देखकर ही बस यहां फिल कर देंगे। फर्स्ट है 2 प्लस 3t, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 प्लस 7t, तो 4 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। फिर है 5 माइनस 5t, 5 इधर आ जाएगा और माइनस 5 इधर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो डायरेक्शन वेक्टर कौन सा हो गया बेटा? 3 7 माइनस 5। सिंपल है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट नहीं करना है आपको, फोर्थ पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब हमको एक नई लाइन बनानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, यानी कि x इज इक्वल टू a प्लस टी डी, यानी कि एक्स वाई जेड इक्वल टू एक पॉइंट प्लस टी इंटू फिर डायरेक्शन। ठीक है जी, पॉइंट इसने हमको दे दिया है, पॉइंट दिया है 1 2 1, तो हमने 1 2 1 फिल कर दिया। ठीक है, अब आप समझो, पहली लाइन को मैं बोल देता हूं बेटा लाइन 1 और दूसरी लाइन को मैं बोल देता हूं लाइन 2। इसने हमको बोला कि लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल है। ठीक है जी, अब आप मुझको ये बता दो कि लाइन 1 की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन निकाली थी ना अभी इससे पहले, 3 7 माइनस 5, यही है ना लाइन 1 की डायरेक्शन। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो लाइन 2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? सेम। ठीक है, अब लाइन 2 की डायरेक्शन हमको मिल गई है, तो मैं यहां पर सीधा फिट कर दूंगा ऐसे, और मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन 2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शंस भी सेम होंगी। यहां से आपको एक्स वाई जेड इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 मिल जाएगा। कर लो कंप्लीट और बता दो क्या आ रहा है। x is equal to 1 plus 3t, y is equal to 2 plus 7t, z is equal to 1 minus 5t. हो गया जी? चलो जी, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में काफी कुछ आप सीख चुके हो, बढ़िया है। अब इसी में आगे हमें कंटिन्यू करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यहां रुकते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन होता है ना वो एक 3D फिगर होती है, तो मैं क्लास में भी इसको 3D से ही समझाता था। देखो जब ये एक प्लेन है, ठीक है, हर प्लेन के साथ एक लाइन अटैच होती है, हर प्लेन के साथ एक लाइन अटैच होती है इस तरीके से। ठीक है जी, समझ में आ रही है 3D फिगर? चलो, अब आप मुझको यह बताओ कि इस प्लेन पर मैं कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करूंगा, कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा कहीं से भी, उस लाइन का इस लाइन से कैसा रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, समझ में आती है बात? भाई ये लाइन है इस प्लेन की नॉर्मल, नॉर्मल बोलते हैं इसको। तो इस प्लेन पर मैं कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सिंपल बात है ये 3D में आपको चीज आराम से समझ में आ गई। 2D में शायद ये ऐसा ना दिखे, देखें 2D में कैसा दिखेगा। देखो जी, ये मेरे पास कोई प्लेन है,
इस प्लेन के साथ एक लाइन अटैच है जिसको मैंने बोल दिया नॉर्मल P। इसकी अपनी खुद की कोई डायरेक्शन है P1, P2, P3। ठीक है। अब ये कौन से पॉइंट पे अटैच है? X पॉइंट पे अटैच है। ये X क्या है? X कोई भी एक पॉइंट है, X1, X2, X3। ठीक है। अब आप आराम से सोचना, मैंने प्लेन पर कोई पॉइंट लिया A, तो X और A को मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा X माइनस A। प्लेन पर कोई भी लाइन ड्रॉ करी, उसका इस नॉर्मल से परपेंडिकुलर रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब P डॉट X माइनस A विल बी इक्वल टू 0। समझ में आई इतनी बात? अब दोबारा से देखो, मैंने कोई पॉइंट ले लिया B, मैंने A और B को मिलाया। अब ये नजर नहीं आएगा, 3D में जो समझाया था वो है। A और B को मिलाया तो लाइन सेगमेंट जो B माइनस A बना, B माइनस A या A माइनस B कुछ भी, वो प्लेन के ऊपर है। तो क्या P डॉट B माइनस A B इक्वल टू 0 होगा? आंसर होगा B माइनस A जो लाइन सेगमेंट है उसका इससे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सोचो कोई भी पॉइंट है C प्लेन पर, क्या P डॉट B माइनस सी भी 0 होगा? B माइनस सी यानी कि B और C का लाइन सेगमेंट। क्लियर है? सोच के बताना अब ये बात, ध्यान से देखना सही है कि गलत है। P डॉट C माइनस A 0 होगा या नहीं होगा? C और A को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट। हाँ सर, ये भी 0 होगा। समझ में आती है बात? तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन P डॉट X माइनस A इक्वल टू 0। उसके जितने भी प्लेन्स, जितनी भी लाइंस आप प्लेन पे बनाते जाओगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आए। क्लियर है इतनी बात? पक्का से? चल एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो थोड़ा सा ना इमेजिनेशन का काम है, बाकी पेपर पे तो मैं लिख ही दूंगा। अब आप सोचो जरा, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का इस नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है। सोचना जरा, अगर दो प्लेन पैरेलल हुए तो उनकी नॉर्मल्स कैसी होंगी? प्लेन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उनकी नॉर्मल पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी? पैरेलल Parallel. मेरे पास ना एक और पेन नहीं है यहां। देखो ये एक प्लेन है, ये इसकी नॉर्मल, ये एक प्लेन है, इसकी नॉर्मल भी ऐसी होगी इसके। तो अगर ये दो प्लेन पैरेलल हैं तो इनकी नॉर्मल्स भी पैरेलल आएंगी। ये प्लेन है, ये इसकी नॉर्मल, इसके पैरेलल ये दूसरा प्लेन है, ये इसकी नॉर्मल। तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनकी नॉर्मल भी पैरेलल होंगी। लिखो एक रिमार्क, रिमार्क लिख लो एक। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, their normals will also be parallel। ठीक है जी। चलो अब सोच के मेरे को एक चीज और बताओ, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनकी नॉर्मल्स कैसी होंगी? अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी नॉर्मल्स कैसी होंगी? Perpendicular. एक पेन लाके दियो वहां से, पेन। आप ये बात समझ गए कि एक प्लेन है ऐसे, इसकी नॉर्मल ये रही, एक दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर, उसकी नॉर्मल ये रही। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है।
अब आप ये बातें समझते जा रहे हो ना, प्लेन्स पैरेलल है तो नॉर्मल भी पैरेलल है, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन सेम हो गई। प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल्स की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। लिखो एक बार जरा रिमार्क, if two planes are perpendicular, their normals will also be perpendicular। ये भाई कितनी देर लगा दी। ठीक है जी। अब एक बात बेटा दोबारा से देख लो आप ये बात, ये हमारा एक प्लेन है, ये इसकी हमारी नॉर्मल है। ठीक है जी। अब कोई भी एक और हमने प्लेन लिया, ये इसकी नॉर्मल है। अगर ये दो प्लेन पैरेलल हैं तो नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगी, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इनकी नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। समझ गए इतनी बात? चल, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया। लिखो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the points, A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है एंड C पॉइंट दिया है। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, P डॉट एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। इसकी जरूरत जब पड़ेगी तब की तब देखेंगे। हाँ जी, देखो 3 पॉइंट है ए बी सी, इनको मिला के लाइन सेगमेंट कौन कौन से बन सकते हैं? ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, यही बात है ना। तो हम लिखते हैं P डॉट b माइनस ए इक्वल टू 0, P डॉट c माइनस ए इक्वल टू 0, P डॉट b माइनस c इक्वल टू 0। यही 3 पॉइंट बनते हैं ना। ठीक है, अब यहां से x कोई भी एक पॉइंट हम अज्यूम कर लेंगे, x y z या x1 x2 x3 कुछ भी। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हमारी आएगी, p हमारा है p1 p2 p3 डॉट b माइनस ए, यहां से निकाल लेंगे b माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 0, 3 माइनस 3 एंड 1 माइनस 2। तो इधर से अपने को डॉट प्रोडक्ट यानी कि कुछ नहीं करना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और यहां से आपको P1 P2 P3 में एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है जी, P1 P2 P3 में एक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन आप मेरे को बता देंगे। फिर सेम ऐसा ही काम आप इसके लिए भी करेंगे, P1 P2 P3 यानी कि P डॉट C माइनस ए इक्वल टू 0। अब C माइनस ए यानी कि 2 माइनस 0, 5 माइनस 3 एंड 0 माइनस 2। यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी और फिर उसके बाद P1 P2 P3 डॉट B माइनस C, b minus c is 3 minus 2, 3 minus 5 and 1 minus 0। यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी विच इज इक्वेशन नंबर 3।
ये आप मेरे को बता दो जरा फटाफट क्या आ रही हैं। और आप ये एक बात समझ लो, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस ए मैंने लिखा है, आप ए माइनस बी लिख लो। भाई इक्वेशन ही तो बनानी है हमें ए और बी के बीच की। सी माइनस ए लिखा है, आप ए माइनस सी लिख लो, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन आ गई 3p1 प्लस 0p2 माइनस p3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई 2p1 प्लस 2p2 माइनस 2p3 इक्वल टू 0। चेक कर लो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और थर्ड इक्वेशन आ गई p1 माइनस 2p2 प्लस p3 इक्वल टू 0। आ गई है क्या तीन इक्वेशंस ये? यही आई है? हो गया इतना काम? चलो, तो ये मैंने तीन इक्वेशंस बनानी थी और तीन इक्वेशंस हमको मिल गई। अब आप समझ ही गए हो, आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स, आता है ना सॉल्व करना? आता है भाई? 11th-12th क्लास में किया होगा ना, तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स को सॉल्व। आता है? सुनो, ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ट्राई कर लो। वैसे हमारे पास टाइम कम है अभी, वरना मैं ट्राई करने को देता हूं बच्चों को लाइव क्लास में, बेटा लगा ले 15-20 मिनट, सॉल्व कर ले। नहीं होंगी सॉल्व। क्यों नहीं होंगी? चैप्टर 14 में बताऊंगा। क्योंकि इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये नॉर्मली सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस क्यों है, चैप्टर 14 में बताऊंगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा नॉर्मली, चैप्टर 14 में बताऊंगा। ठीक है, आपको ट्राई करना हो तो आप घर पे आराम से करके देख लेना, लेकिन सॉल्व होंगी। तो बेटा ये केस है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं। मैंने बताया कि हर प्लेन के साथ एक नॉर्मल अटैच होती है। ठीक है जी, तभी तो वो परपेंडिकुलर वाला केस चला। अब ये जो नॉर्मल है ना, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अटैच होती है। नॉर्मल कहीं पर भी मूव कर जाती है, तभी तो परपेंडिकुलर रिलेशन होगा सेटिस्फाई। तो अभी नॉर्मल कहीं पर भी मूव करेगी तो नॉर्मल कितने पॉइंट्स पे अटैच है प्लेन के साथ? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अटैच है। ज्योमेट्रिकली समझ में आता है, प्रैक्टिकली बताऊंगा चैप्टर 14 में। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, समझो। हमको चाहिए P1, P2 और P3 की वैल्यूज। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हम P1, P2, P3 में से किसी भी एक वेरिएबल को K अज्यूम कर लेंगे और बाकी दोनों को K की टर्म्स में सॉल्व कर लेंगे। चाहे P1 को K अज्यूम करो, चाहे P2 को K अज्यूम करो, चाहे P3 को K अज्यूम करो। मैंने फिलहाल P3 को K अज्यूम किया है। एज अ रिजल्ट इक्वेशन 1 बन गई 3p1 इज इक्वल टू के। इक्वेशन 1, यहां p3 की जगह मैंने k डाल दिया। 2p1 प्लस 2p2 इक्वल टू 2k, इक्वेशन 2। एंड p1 माइनस 2p2 इक्वल टू माइनस k, इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपल है जी, दो वेरिएबल है आपके पास P1 P2 और तीन इक्वेशन है, कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर दो और मुझे P1 P2 की वैल्यू बता दो। करो जी। ये अभी पेंडिंग में डाल दो कि अभी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ज्योमेट्रिकली मैंने आपको समझा दिया क्यों है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं चैप्टर 14 में बताऊंगा, रैंक एंड कंसिस्टेंसी कंडीशंस टॉपिक जब हम करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको सॉल्व कर दो और मुझे P1 और P2 की वैल्यू भी बता दो।
P1 is equal to K by 3. P1 is equal to K by 3. P2 is equal to 2K by 3. P2 is 2K by 3. हो गया जी इतना काम। चलो जी, तो ये आपने P1, P2, P3 की वैल्यूज बता दी मेरे। अब आप ये समझो बेटा कि ये जो P1, P2, P3 की वैल्यूज हैं, बेसिकली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हम रेशो बनाते हैं सिर्फ। अब इसको आप ऐसे लिख लो, या फिर रेशो में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है चीजों को आसानी से समझने के लिए। तो मैं ये पूरे इन तीनों रेशोज में मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहा हूं, तो ये आ गया K, 2K, 3K। ऐसा भी लिख सकता हूं, रेशो तो सेम ही है ना। अब रेशो में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने K से भी डिवाइड कर दिया। K से डिवाइड करने के बाद ये बना 1, ये बना 2 और ये बना 3। सिंपल सी बात है जी, इन तीनों ही केसेस में आप देख लो, जो भी P1 की वैल्यू है उससे डबल P2 की वैल्यू है, उससे ट्रिपल P3 की वैल्यू है। हर केस में ऐसा ही है, रेशो तो सेम ही बन रहा है ना। तो फाइनली इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को बनाते वक्त हमारी नॉर्मल की जो डायमेंशन है वो आ गई 1, 2 एंड 3, यानी कि P1, P2, P3। क्लियर है जी यहां तक? जब भी आप कोई रेशो में सॉल्व करते हो, रेशो में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना काम होने के बाद हम इक्वेशन ऑफ प्लेन बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। देखो जी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास, P यानी कि 1, 2, 3 डॉट x माइनस ए इक्वल टू 0। ये रहा x और a, ये वाला पॉइंट ले लो कोई भी, तो ये आ गया x माइनस 0, y माइनस 3, z माइनस 2। ठीक है जी। अब आप फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस। यहां से आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। करो सिंप्लीफाई और देखो क्या आता है। X plus 2y plus 3z minus 12 is equal to 0. ठीक है, कोई बात। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले p डॉट x माइनस ए स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई, उससे हमारे पास 3 पॉइंट थे, b माइनस ए, c माइनस ए और p माइनस 3 करके 3 इक्वेशंस बना ली। तीनों को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की तरह सॉल्व कर लिया, वहां से हमें p मिल गया और x माइनस ए में वैल्यू डाल के इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है इतनी बात? चलो एक रिमार्क लिखो जरा, in any equation of plane coefficients of x, y and z in any equation of plane, coefficients of x, y and z are same as the direction of normal, are same as the direction of normal। ठीक है जी। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसमें एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। जैसे ये हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्या आप मुझे इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन बता सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ जेड।
ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरह लिख लो इस रिमार्क के नीचे, एग्जाम्पल, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या आप मुझे इसके नॉर्मल की डायरेक्शन बता सकते हो? बोलो बच्चों, नॉर्मल की डायरेक्शन 5 7 9 7 9। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वही उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, लिख लिया एग्जाम्पलीफाई करके। ऊपर वाले को तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमने अभी किया था। ये इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन है और यही हमने फाइंड किया था कैलकुलेट करके भी। क्लियर है जी? चलो, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या है बेटा, अब हमको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलो एक रिमार्क लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। भाई मान लो हमारे पास एक प्लेन है 7x प्लस 6y प्लस जेड इक्वल टू 20। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये x एक्सिस को कहां कट करेगा। सोच के बताना जरा, पहले कैसे करते थे, y इक्वल टू mx प्लस p जब होता था कि भाई x एक्सिस को कहां कट करेगा, तो हम क्या करते थे, y को 0 पुट कर देते थे, है ना। तो अब यहां पर बेटा 3 एक्सिस है मेरे पास, x y और z। मुझे पता लगाना है x एक्सिस को कहां कट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं y और z को 0 पुट कर दूंगा, x एक्सिस को कहां कट करेगा पता लग जाएगा। करें तो 7x प्लस ऐसा, भाई मैंने y और z को 0 0 पुट कर दिया। अब मुझे x की वैल्यू क्या मिली बेटा, 20/7, यानी कि x एक्सिस को यहां कट कर। क्लियर है इतनी बात? कॉपी कर लो और अब आप मुझे बता दो जरा कि ये y एक्सिस को कहां कट करेगा और z एक्सिस को कहां कट करेगा। भाई जिस भी एक्सिस का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो उससे बचे हुए एक्सिस को 0 0 पुट कर देंगे। कर दो, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आएगी तुम। y is equal to 10/3, z is equal to 20. हो गया ऐसा पक्का? चलो, तो हम लोग एग्जाम्पल 2 कर चुके थे, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट हैं और ये 1 पॉइंट। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन पास करके बतानी है, पता है ना कैसे बनाते हैं? क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था, पॉइंट्स मैच करना, 032 331 एंड 250, यही क्वेश्चन हमने अभी किया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 हम लोग कर चुके। अब एग्जाम्पल 4, भाई अगर थक गए हो तो मैं अभी छुट्टी दे देता हूं, वरना अभी 20 मिनट और पढ़ाना है मैंने। बताओ क्या कहते हो, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। थक गए हो तो मैं छुट्टी दे दूंगा, और ये क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं अभी 7-8 क्वेश्चन कराने हैं प्लेन के, लाइन एंड प्लेन्स पर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहते हो नहीं सर 20-25 मिनट की तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे खराब कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर करा के नक्की करो। तो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, अभी या नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी या नेक्स्ट क्लास।
मेरे को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। यूनैनिमस कंसेंट है ना, यूनैनिमस मतलब एक भी बच्चा कुछ अलग नहीं बोल रहा, सब बच्चे सेम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो तो अब तुम्हें पता ही होगा। चलो, तो इसके क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, लाइंस एंड प्लेन्स, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आसान होते हैं, बस थोड़ा सा हमें इमेजिन करना होता है, क्योंकि होता 3D में और करते हम 2D में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा।